साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके तमाम सवाल, तमाम कंफ्यूजन जो हैं वैक्सीन को लेकर, कोरोना की सेकंड वेव को लेकर, इसके खतरे को लेकर, उसके जवाब देंगे डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहला सवाल ये कि सर 3 दिन के अंदर अंदर 2 बार 1 लाख को पार कर गया है कोरोना का आंकड़ा देश में। आखिर क्या वजह है कि ये जो दूसरी दस्तक है कोरोना की, ये इतनी घातक है और इतनी तेजी से फैल रही है? इसके क्या कारण है? जब हमारे केसेस कम हुए थे जनवरी फरवरी में और जब वैक्सीन शुरू हुई थी, कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब कोरोना खत्म हो गया भारत से, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, क्राउड्स इकट्ठे कर सकते हैं। और ये सारे जो इवेंट्स थे, इससे कोविड जो है वो एकदम फैलना शुरू हुआ, क्योंकि जो वायरस था वो तो हमारे बीच ही था और हमें पता है कि नए वेरिएंट्स वायरस के जो आए हैं वो ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मास्क नहीं अपना डालेंगे, तो वायरस जो है वो एकदम फैलेगा और इसी तरह से वो वायरस जो है हमारे जो कम्युनिटी में फैला है और केसेस जो हैं वो एकदम बढ़े हैं। इसका रिफ्लेक्शन फिर अल्टीमेटली जो है हॉस्पिटल एडमिशन पे भी पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम कारण हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी चूक हुई। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो विदेशों से जो फ्लाइट्स थी उनको बहुत जल्दी खोल दिया गया, जिसकी वजह से जो म्यूटेटेड स्ट्रेन थे साउथ अफ्रीका से, यूके से, उन्होंने दस्तक दे दी और ये स्ट्रेन्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंच गए, जो ये खतरे को बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा है आपकी नजर में? देखिए, दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई और जो म्यूटेशंस हैं वो कई महीनों से हो रही हैं और कुछ म्यूटेशन तो हमारे देश में भी हो सकती हैं। वायरस जो है अब म्यूटेट तो वैसे भी करेगा, इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि चाहे वो नया स्ट्रेन हो, म्यूटेंट्स हो या पुराना स्ट्रेन हो, उसको रोकने के लिए हमारे पास अगर कोई भी हथियार है तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। क्योंकि अगर हम अपना मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, क्राउड्स नहीं होने देंगे, तो चाहे वो पुराना स्ट्रेन हो या नया स्ट्रेन हो, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाएगा और हम अपने केसेस कम कर पाएंगे और जो स्पाइक है उसको रोक पाएंगे। ये हम नहीं कर पाए और इसीलिए केसेस एकदम बढ़ गए हैं। जो अभी फिलहाल मौजूदा वैक्सीनेशन हो रहा है और इसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमने केजीएमयू में देखा, हमने पटना में देखा, जहां पर वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल है कि वैक्सीन कितनी कारगर? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन से क्या फायदा होगा। वैक्सीन हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन देगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देगा और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझना जरूरी है। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे और 2 डोज हम पूरे लगाएंगे और 2 डोज के 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी, जो अगर हमें फिर कोविड से एक्सपोजर हुआ तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी कि हमें सीवियर डिजीज ना हो। हमें अगर कोविड होगा तो ऐसा कोविड नहीं होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या हम आईसीयू में पहुंचेंगे या डेथ हो सकती कोविड से हो, लेकिन वो हमें इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। डिजीज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि हमें माइल्ड इन्फेक्शन हो या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर हमारा टेस्ट किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है तो भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है। जी सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सवाल जो आ रहा है कि एम्स में बूस्टर का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और ये कितना कारगर होगा भविष्य में जाकर, और क्या भविष्य में कोरोना जो है इन्फ्लुएंजा जैसा हो जाएगा कि वायरस अपने रूप बदलता रहेगा और हमें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी? तो अभी तक जो ट्रायल है वो ये हो रहा है कि अगर हम कोवैक्सीन है वो उसको क्या हम उसकी क्या जरूरत है कि 6 महीने बाद एक और डोज दें तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अभी इस पे रिसर्च ही हो रही है, इसमें कहना मुश्किल है कि कितना पैदा होगा। पर यह आपकी बात सही है कि आस्ता आस्ता जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो एक एंडेमिक इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें ऐसा होगा कि वायरस चेंज करता रहेगा और हमारी वैक्सीन भी नहीं बनती रहेगी और हो सकता है कि हर साल या हर कुछ 1 या 2 साल बाद
हमें रेगुलरली वैक्सीन लगानी पड़े, जैसे हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे कि हर बार हमने देखा कि जब पिछली बार कोरोना की पहली लहर हमने देखी थी, तब भी महाराष्ट्र इसका एपिसेंटर बना था एक तरह से, फिर उसके बाद दिल्ली। तो आखिर महानगर में ऐसा क्या गलत हो रहा है कि बार बार महाराष्ट्र और दिल्ली ही इसके एपिसेंटर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं? तो अगर हम देखें तो जो सिटीज हैं हमारी, जो हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि गांव में कम है, क्योंकि गांव में लोग अलग दूर दूर रहते हैं, इतना क्राउडेड नहीं है। लेकिन अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो शहरों में और स्पेशली मुंबई में या और जो शहर हैं उनमें बहुत ज्यादा है। एक ही छोटी सी जगह में 4-4, 5-5 परिवार रह रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। कई दफा तो टॉयलेट्स भी सारों का कॉमन होता है कि, और कई अर्बन स्लम्स भी हैं। यहाँ पे जो है इन्फेक्शन के चांसेस और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग एंड क्लोज ट्रैवल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसीलिए यहाँ इन्फेक्शन जो है ज्यादा पहले वहीं पे होता है और फिर वहां से आगे जो लोग हैं वो और जगह लेके जाते हैं जहां पे फिर वो इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। जी तो यही हमने पहले भी देखा था और यही हम अभी देख रहे हैं। सर, एक चीज जो हमने पिछली बार नहीं देखी, बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए, वो ये था बच्चों में इन्फेक्शन। लेकिन इस बार बच्चों में बड़ी तादाद में इन्फेक्शन हो रहा है। 2 साल से उम्र से लेकर आपको 10, 11, 12 तमाम उम्र के बच्चों में आपको इन्फेक्शन मिलेगा और अच्छी खासी तादाद है। अपने इर्द गिर्द भी अब बच्चे मिल जाएंगे जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या वजह है कि पिछले वायरस ने बच्चों को टारगेट नहीं करा और ये वायरस जो है बच्चों को, जवानों को ज्यादा टारगेट कर रहा है? तो अभी जो रिसर्च है उसमें ऐसा कुछ आया नहीं कि ये जो वायरस है इट इज एज स्पेसिफिक, कि किसी स्पेसिफिक एज को टारगेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि पिछली दफा हम बहुत ज्यादा सतर्क थे, हमने बहुत कॉशियस रखे, स्कूल बंद रखे, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, उनको प्रोटेक्ट करके रखा और इसलिए उनको इन्फेक्शन नहीं हुई। इस दफा कुछ ढील होगी, लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक है। बच्चे भी दुखी हो गए कि 1 साल से वो घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाए, और इसलिए कई जगह स्कूल्स भी खुल गए और कई जगह ऐसा माहौल आया कि बच्चों को लेके कई परिवार घूमने निकल गए और इसलिए एक्सपोजर जो है वो बच्चों में इस दफा ज्यादा हुआ है, जिसके कारण उनमें इन्फेक्शन भी एकदम बढ़ा है, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ एक अनप्रोटेक्टेड लॉट्स लोग हैं जिनको हम पहले से प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये इसका म्यूटेटेड वर्जन जो है वो ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो मृत्यु दर है वो भी इसीलिए ज्यादा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है या फिर इट्स जस्ट द एक्सपोजर? अभी तक जो डेटा है उसमें यह है कि लगता तो यह है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि एकदम हमारे केसेस बढ़े हैं। इससे यही लग रहा है कि वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा है। कारण उसका ये भी है कि अब हमारे में बहुत ज्यादा ढील होगी। अगर आप देखें कि पिछली दफा जब हम 1 लाख से हमारे कम केसेस थे, 97,000 के करीब थे, तो लोगों में इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी, टेंशन थी और बहुत ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने सॉर्ट ऑफ करना शुरू किया था। इस दफा हमारे केसेस 1 लाख से ऊपर बढ़ गए और जैसे आपने कहा कि 3 दिन हो गए जब 3 दफा पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से ऊपर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि किसी को चिंता ही नहीं है, सब लोग वैसे ही घूम रहे हैं मास्क नीचे करके, कोई क्राउडिंग कम नहीं हुई है और ना ही कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या हैंड वॉशिंग कर रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जो वायरस है वो एकदम जल्दी फैल रहा है और इसीलिए केस हमारा जो स्पाइक्स ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया में आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है और लोगों के जहन में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, जहां पे इलेक्शन है वहां बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, वहां बड़ी तादाद में लोग, ऐसा हुजूम तो कम से कम दिल्ली बॉम्बे में नहीं उमड़ता है और लोग इतनी आसपास नहीं रहते हैं इतने लंबे पीरियड के लिए जैसा कि हम रैलियों में देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई जब वहां कोरोना नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैसे हो जाएगा? एक कॉमन मैन की तरह से मैं बता रही हूँ, अगर उसका पॉलिटिकल समझ गया आपकी बात। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि हम ये कहें कि इलेक्शन रैलीज में तो कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खूब कुंभ मेला भी चला हुआ है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। पैंडेमिक जो है पहले भी जैसे हमने कहा महाराष्ट्र में हुआ, या हम यूरोप में की बात करें तो पहले स्पेन और इटली में हुआ, वो भी नॉर्दर्न पार्ट में होके फिर आगे फैला। यूएस की बात करें तो पहले न्यूयॉर्क में हुआ, फिर आगे जाके और जगह फैला। तो ये भी पैंडेमिक जो है एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करेगा। और जिस तरह से चीजें अब हम देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, तो इसका असर भी आस्ता आस्ता
अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है और हमारे केसेस तब बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक ऐसे लग नहीं रहा कि ये जो कर्व जो ऊपर बढ़ है वो कम होगा। अभी कुछ काफी टाइम तक ये आगे ही बढ़ता रहेगा। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन क्या समाधान अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है लॉकडाउन, और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर एक बड़ा तबका जो है वो डेली वेजेस का काम करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लॉकडाउन विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में लोग बाग नाइट कर्फ्यू का भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या रात में कोरोना सो जाता है। आप कितना सहमत हैं कि नाइट कर्फ्यूज कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं? देखिए, नाइट कर्फ्यूज कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं कि रात को क्राउड नहीं हुआ, लेकिन अगर दिन में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, सब लोग दिन में आराम से बैठ के मिलते रहे, क्राउड करते रहे, पार्टीज करते रहे, तो रात में कर्फ्यू करने का कोई फायदा नहीं है। जो जो वायरस ने दिन में फैलना था वो फैल गया, तो रात में हम कुछ भी करें कोई उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमने कुछ करना है तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम सर्वेलेंस करें, जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे कंटेनमेंट जोन्स बनाएं। उन कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल किसी को बाहर नहीं आने दें, उनको उनपे टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, आइसोलेशन करें। वहां पे एक टाइप का मिनी लॉकडाउन कर सकते हैं, पर नेशनल लेवल पे लॉकडाउन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं जो डेली दवाइयां ले रहे हैं, या फिर कुछ और बीमारियों की उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो वो लोग किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट करें? क्या वो डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर उन लोगों को पहले कई बार लौटा दिया जाता है वैक्सीनेशन सेंटर से कहते हुए कि आप ब्लड थिनर पे हैं, तो उनके लिए क्या किस तरह से ये रास्ता होगा वैक्सीनेशन का? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे हैं, ब्लड थिनर पे हैं, जैसे इकोस्पिन है, क्लोपिडोग्रिल है, या जिनको कोई एलर्जी है, दमे की शिकायत है, जुकाम नजला रहता है, या फूड एलर्जी है, उनको घबराना नहीं चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन के लिए आगे आके लगाना चाहिए। अगर आपको डाउट हो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और हर एक वैक्सीनेशन साइट पे एक्यूट एडवर्स इफेक्ट के लिए पूरी अरेंजमेंट्स की गई हैं। अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीन से हो तो उसके लिए पूरा किट तैयार है, उसको एकदम मैनेज करने की पूरी तैयारी की जाती है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, आप आगे आके वैक्सीन लगाएं। और चाहे आप ब्लड थिनर्स पे हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या फेफड़े की प्रॉब्लम हो, आप घबराएं नहीं, आपको आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन सेफ है और आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये आप जो कोमॉर्बिडिटीज हैं जिन लोगों में, उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, सीरियस डिजीज ज्यादा होती है, इसलिए इन लोगों को आगे आके वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। जी।